नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूँ रेशमा आपके साथ। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस आज। गुजरात को मिला देश का पहला राष्ट्रीय स्तर का सहकारी विश्वविद्यालय। अमित शाह ने आनंद में किया त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन। विश्व भर में आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। विषय है सहकारिता एक बेहतर विश्व को करती है निर्माण। देश में सहकारिता को सशक्त बनाने और गांव-गांव तक आर्थिक विकास पहुंचाने के उद्देश्य से गठित सहकारिता मंत्रालय के आज पूरे हुए 4 साल। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रीनगर में लखपति दीदियों से किया आत्मीय संवाद। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें लखपति दीदी बनाना है और हमारी बहनें बन रही हैं लखपति दीदी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर में खटीमा के नगला तराई में अन्य किसानों के साथ की खेतों की जुताई और धान रोपाई। किसानों के श्रम, त्याग और समर्पण को अनुभव कर पुराने दिनों को किया स्मरण। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के आणंद में बनने वाले भारत के पहले राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी भी शामिल रहे। सहकारी क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी पहल है। ये विश्वविद्यालय सहकार, नवाचार और रोजगार की त्रिवेणी को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। 125 एकड़ में 500 करोड़ की लागत से विश्व का पहला त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का आधारशिला रखने का काम किया। ये यूनिवर्सिटी कोऑपरेटिव में नीति निर्माण का काम करेगी, डेटा विश्लेषण का काम करेगी, 5 साल, 10 साल और 25 साल की देश भर के कोऑपरेटिव के विकास की रणनीति करने का काम करेगी। अनुसंधान को भी इस यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ा गया है और सबसे बड़ी बात है, ये यूनिवर्सिटी सिर्फ सहकारी कर्मचारी पैदा नहीं करेगी, यहां से त्रिभुवन भाई जैसे समर्पित सहकारी नेता भी पढ़ लिख कर सहकारिता क्षेत्र की नेतृत्व करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर इस दिन की शुभकामनाएं देते हुए पोस्ट कर वीडियो साझा की। उन्होंने पोस्ट करके लिखा, इस अवसर पर सहकारिता की सैकड़ों वर्षों की लंबी यात्रा में निरंतर योगदान देने वाले सभी महाअनुभवों को नमन करता हूं। सामाजिक सहयोग की मूल भावना से प्रेरित सहकारिता भारतीय समाज की बुनियादी शक्ति रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के मूल मंत्र से देश के सहकारी तंत्र को नई गति दे रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा, इस वर्ष संपूर्ण विश्व हर्षोल्लास से अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष भी मना रहा है। छोटी पूंजी वाले सीमांत किसान, महिलाएं और गरीबों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की यात्रा को गति देने वाली सहकारिता आज भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए एक सफल और टिकाऊ आर्थिक मॉडल बन चुकी है। और विश्व भर में आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष विषय है सहकारिता एक बेहतर विश्व का करती है निर्माण। हर साल जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। देश में सहकारिता को सशक्त बनाने और गांव-गांव तक आर्थिक विकास पहुंचाने के उद्देश्य से गठित सहकारिता मंत्रालय के आज 4 साल पूरे हुए हैं। इन 4 वर्षों में मंत्रालय ने कई बड़े कदम उठाए हैं। क्या कुछ रही सहकारिता मंत्रालय की उपलब्धियां, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। 6 जुलाई 2021 को मोदी सरकार ने स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। उद्देश्य था सहकार से समृद्धि की भावना को जमीनी हकीकत बनाना।
पिछले 4 वर्षों में सहकारिता मंत्रालय ने कई बड़ी प्रमुख पहलों को कार्यान्वित किया है, जिससे देश भर में सहकारी समितियों के आर्थिक विकास और विस्तार के लिए नए अवसर पैदा हुए हैं। भारत ने 130 वर्षों में पहली बार ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 की मेजबानी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता समिति वर्ष 2025 का भी शुभारंभ किया। सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए देश की सभी पंचायतों, गांवों को शामिल करते हुए नई बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी, मछली पालन सहकारी समितियों की स्थापना की जा रही है। 4 साल में जितना काम हुआ, पिछले 50 साल में उतना काम सेंट्रल लेवल पर नहीं हुआ। वो सपोर्ट नहीं मिला स्टेट्स को। स्टेट्स को भी एक गाइडिंग, एक लाइट है, उनको पता है कि जा सकते हैं, कुछ अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, मिल सकता है। और एक चाहे वो स्कीम के थ्रू हो, चाहे रिसोर्सेज के थ्रू हो, चाहे पॉलिसी फ्रेमवर्क के थ्रू, उस तरह एक सपोर्ट स्टेट्स को भी मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए, कॉर्पोरेट सेक्टर को मजबूत करने के लिए। मोदी सरकार ने देश भर में शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों दोनों को सशक्त करने के लिए कई उपाय कर उनका विस्तार और वित्तीय पहुंच में वृद्धि सुनिश्चित की है। सहकारिता मंत्रालय ने सहकारिता आधारित श्वेत क्रांति 2.0 पहल की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य संगठित डेयरी सेक्टर में डेयरी सहकारी समितियों की हिस्सेदारी को बढ़ाना, छोटे डेयरी किसानों को बाजार पहुंच प्रदान करना और रोजगार सृजन एवं महिला सशक्तिकरण में योगदान देना है। सहकारिता आंदोलन का सबसे बड़ा लक्ष्य है गांवों, किसानों, महिलाओं को आर्थिक रूप में मजबूत करना, ग्रामीण क्षेत्रों में ही रोजगार के नए अवसर पैदा करना। सहकारिता के माध्यम से किसान को काफ़ी फायदा भी हो रहा है। जैसे MSP कंप्यूटरकरण जो निकला है, जो भारत सरकार, जो अमित शाह का जो अति योजना है कंप्यूटरकरण का, वो बहुत ही सक्सेसफुल है। बहुत अच्छा काम कर रहा है जो सहकारिता का काम है। और हर चीज़ ऑनलाइन हुआ, सब लोग के जानकारी में है। धान के क्या रेट है, गेहूँ के क्या रेट है, कौन कौन किसान दिया। पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए देश भर में पैक्स को डिजिटाइज करने की ऐतिहासिक पहल भी चल रही है। अब पैक्स को सिर्फ ऋण तक सीमित नहीं रखा गया है। इनमें भंडारण, खुदरा दुकानों, ड्रोन सेवा, जन औषधि केंद्र, किसान समृद्धि केंद्रों, डीजल, पेट्रोल और गैस सहित ई-मार्केटिंग जैसी 25 नई गतिविधियों से जोड़ा गया है। सहकारी समितियों के लिए पहली बार राष्ट्रीय सहकारी नीति बनाई गई और सभी सहकारी समितियों का नेशनल डेटाबेस तैयार किया गया। सहकारिता के क्षेत्र में इन प्रयासों से लाखों किसानों को सस्ती खाद, बीज, ऋण, भंडारण और बाजार की सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो रही हैं। सहकारिता मंत्रालय के 4 सालों ने सहकारिता आंदोलन को नई दिशा दी है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है इन योजनाओं का लाभ हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, जिसके लिए मोदी सरकार सहकारिता में जनभागीदारी और पारदर्शिता को बढ़ावा देकर लगातार काम कर रही है। अनुज यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रीनगर में लखपति दीदियों से आत्मीय संवाद किया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बहनों के बीच मंत्री नहीं, भाई के रूप में जाता हूं। आज भी बहनों ने अपने भाई को अपने बीच पाकर खूब बातचीत की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर की बहनों के मन में प्रधानमंत्री जी के प्रति अटूट विश्वास है। महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बने। और अभी मैं दुकानों में देख रहा था जम्मू कश्मीर में, यहाँ की सरकार को भी बधाई देता हूँ, प्रशासन को बधाई देता हूँ कि हमारी बहनें कई तरह के काम है। कुल कितनी आमदनी आपकी? सर आमदनी तो मेरी इस समय 50,000 से ज्यादा है। 50,000 रुपया साल से नहीं, सर महीने की है। अरे मैं सोचा था 50,000 पानी बजा। हम क्या बिजनेस कर रही हैं आप? जी मेरा एक रेडीमेड शॉप है। और उससे कितनी आमदनी हो जाती है? मेरी आमदनी होती है एक महीने में तकरीबन 30,000। तो 30,000 रुपया महीना भी आमदनी हो जाती है।
मतलब साल में 1 लाख रुपया से भी ज्यादा हो गया। अगर हम कोशिश करें तो हम गरीबी से मुक्त होकर आगे बढ़ सकते हैं और बाकी की जिंदगी चला सकते हैं, उनको रोजगार दे सकते हैं। और इसलिए ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम हमको जारी रखना है। जो बहनें नहीं जुड़ी उनको भी जोड़ना है। पूरे देश में मैं ये अभियान चलाऊंगा कि कोई बहन ऐसी ना रहे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से ना जुड़ी है। राजनीति मेरे लिए कोई प्रोफेशन नहीं है, मिशन है ऐसे लोगों की जिंदगी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर की हमारी बहनें अपने पेड़ों पर खड़ी हो रही हैं और अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें लखपति दीदी बनाना है और हमारी बहनें लखपति दीदी बन रही हैं। अपने पैरों पर बहनें खड़ी होनी चाहिए और इसलिए NRLM ने बहुत अच्छा काम किया। SRLM बना, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बने। और अभी मैं दुकानों को देख रहा था जम्मू कश्मीर में, यहाँ की सरकार को भी बधाई देता हूँ, प्रशासन को बधाई देता हूँ कि हमारी बहनें कई तरह के काम यहाँ कर रही। और मुझे बहनों ने बताया कि हमारी आमदनी बढ़ गई। कई दीदियां तो लखपति मतलब साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा उनकी आमदनी हो गई। मेरी बहनों केवल ये अभियान नहीं है। मोदी जी ने कहा लखपति दीदी बनाना है। लखपति दीदी का मतलब हर दीदी की आमदनी, हर बहन की आमदनी साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा होना चाहिए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू कश्मीर यात्रा के दूसरे दिन शुक्रवार को शेर कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय SKUAST के श्रीनगर के 6ठे दीक्षांत समारोह में भाग लिया और विद्यार्थियों को उपाधियों से अलंकृत किया। समारोह को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेती के बिना न जम्मू कश्मीर का, न देश का, न दुनिया का काम चल सकता है। आज भी कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और देश की आधी से ज्यादा आबादी को रोजगार कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ आज भी खेती है और आज भी आधी से ज्यादा आबादी को रोजगार अगर मिलता है तो केवल खेती से मिलता है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करता हूं। उनके कुशल और प्रभावी नेतृत्व में हमने देश के अन्न के भंडार भरे। पिछले 10-11 सालों में खाद्यान्न के उत्पादन में 44% वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है। चावल हो, गेहूं हो, मक्का हो, सोयाबीन हो, मूंगफली हो, रिकॉर्ड रिकॉर्ड उत्पादन। अन्न के भंडार भरे, लेकिन फिर भी और काम करने की जरूरत है। और जहां तक जम्मू और कश्मीर का सवाल है, यहाँ के फल, यहाँ के फूलों का चटक रंग, यहाँ की सब्जियों का स्वाद, ये तो अद्भुत है। और कृषि मंत्री के रूप में मेरा संकल्प है राज्य सरकार के साथ मिल, राज्य के हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के साथ मिलकर हम हार्टिकल्चर का हब जम्मू कश्मीर को दुनिया के हार्टिकल्चर का। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर के किसानों को ज़रूरत है क्लीन प्लांट की। जम्मू कश्मीर के सेब अद्भुत हैं, लेकिन विडंबना है कि पौधे बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। अब ये नहीं होगा। 150 करोड़ रुपए की लागत से क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना की जाएगी। जम्मू कश्मीर का सेब सचमुच में अद्भुत है, लेकिन पौधे हम लोग बाहर से बोला करते। ये नहीं होगा। कल ही हमने तय किया है कि क्लीन प्लांट सेंटर 150 करोड़ रुपए की लागत से हम खोला जाएगा। अब प्लांट तैयार है। मैं इससे सारे वैज्ञानिकों को ये कहना चाहता हूं, जो हमारी सेब की उत्पादकता है, यूनिवर्सिटी ने 5000 एकड़ में फाइनेंशियली वाला सेब की खेती पहले आपने यहाँ भी 5000 हेक्टेयर पर प्रारंभ हो गई पूरे जम्मू कश्मीर में, जिससे उत्पादन 6 गुना हुआ है। मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर का सेब पूरे दुनिया में जाए, भारत को इंपोर्ट ना करना पड़े, हमारा सेब एक्सपोर्ट किया है।
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। खेती में नवाचार की जरूरत है। कृषि मंत्री ने विद्यार्थियों से कृषि क्षेत्र में नए स्टार्टअप शुरू करने, विभिन्न आधुनिकतम प्रौद्योगिकियों के निर्माण सहित विभिन्न अभिनव प्रयास की ओर आगे बढ़ने का आह्वान किया। और आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने साल 2024-25 के लिए तृतीय अग्रिम अनुमान जारी करते हुए बताया कि देश के खाद्यान्न में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है और खाद्यान्न पैदावार बढ़कर 3,539.59 लाख टन हो गया है। शिवराज सिंह ने कहा कि धान, गेहूं, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन की पैदावार ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। साल 2024-25 के तृतीय अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में अनुमानित 3,539.59 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की रिकॉर्ड पैदावार हुई है, जो 2023-24 के 3,322.98 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन से 216.61 लाख मीट्रिक टन अधिक है। यानी इसकी पैदावार में तकरीबन 6.5% की वृद्धि हुई है। कृषि वर्ष 2024-25 में धान, गेहूं, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन जैसी प्रमुख फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। इसके अलावा खरीफ मौसम में बुआई क्षेत्रफल में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। साल 2024-25 के दौरान चावल की रिकॉर्ड पैदावार 1,490.74 लाख मीट्रिक टन, गेहूं की रिकॉर्ड उपज 1,175.07 लाख मीट्रिक टन, मक्का की रिकॉर्ड पैदावार 422.81 लाख मीट्रिक टन, श्रीअन्न 180.15 लाख मीट्रिक टन हुई है। तिलहन की बात करें तो तिलहन की 426.09 लाख मीट्रिक टन पैदावार हुई है, जिसमें मूंगफली की रिकॉर्ड उपज 118.96 लाख मीट्रिक टन, सोयाबीन की रिकॉर्ड पैदावार 151.80 लाख मीट्रिक टन और सरसों की 126.06 लाख मीट्रिक टन की पैदावार हुई है। बात दलहनी फसलों की करें तो दलहन की पैदावार साल 2024-25 में 252.38 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो बीते साल की 242.46 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 9.92 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है। वहीं मूंग की उपज 38.19 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो पिछले साल के 31.03 लाख मीट्रिक टन की पैदावार से 7.16 लाख मीट्रिक टन अधिक है। वहीं तुअर की उपज 35.61 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो पिछले साल के 34.17 लाख मीट्रिक टन की पैदावार से 1.44 लाख मीट्रिक टन अधिक है। वहीं गन्ने की पैदावार 4,501.16 लाख मीट्रिक टन। मसालों के निर्यात पर नजर डालें तो भारत मसालों का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने 4.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मसाले दुनिया भर में बेचे। साल 2013-14 से साल 2024-25 के बीच मसाले के निर्यात में तकरीबन 88% और कीमत में 97% की बढ़ोतरी हुई है। ये वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों की बढ़ती मांग को दर्शाता है। साल 2024-25 में भारत का गुजरात सबसे ज्यादा मसाले निर्यात करने वाला राज्य रहा है, जिसकी हिस्सेदारी 23.53% रही है। इसके बाद केरल और आंध्र प्रदेश का स्थान रहा है। बता दें, साल 2013-14 में भारतीय मसाला निर्यात 8,17,250 टन रहा था, जिसकी कीमत 2.26 बिलियन डॉलर थी, जो अब काफी बढ़ चुका है। वित्त वर्ष 2025 यानी साल 2024 के दिसंबर तक भारत ने करीब 200 देशों को मसाले और मसाले से बने उत्पाद निर्यात किए हैं। इनमें चीन, अमेरिका, यूएई, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, यूके, सऊदी अरब, इंडोनेशिया और जर्मनी जैसे 10 प्रमुख देश शामिल हैं। फरवरी 2025 तक इन देशों से भारत को मसाला निर्यात से हुई कुल आय का 60% से अधिक हिस्सा मिला। ये भारत के मसालों की विश्व भर में बढ़ती मांग को दिखाता है। अमेरिका भारत से कई तरह के मसाले और मसाला उत्पाद आयात करता है।
प्रमुख आयातों में अजवाइन, जीरा, करी पाउडर, सौंफ, मेथी, लहसुन, मिर्च और पुदीना से बने उत्पाद शामिल हैं। ये मसाले अमेरिकी बाजार में भारतीय स्वाद और खुशबू की पहचान बन चुके हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में मिर्च भारत से सबसे ज्यादा निर्यात किया जाने वाला मसाला रहा था, जिसकी कीमत 1508.94 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। इसके बाद जीरा 700.23 मिलियन डॉलर थी। दूसरे प्रमुख निर्यातों में पुदीना उत्पाद, हल्दी और करी पाउडर या पेस्ट शामिल थे। इन सभी मसालों ने भारत के कुल मसाला निर्यात में बड़ा योगदान दिया और भारत को वैश्विक बाजार में मजबूत बनाया। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में धान के खेतों में मेड़ों को साफ कर लें। साथ ही यहां के किसान मक्का और सब्जी के खेतों में बारिश का पानी जमा न होने दें। जम्मू कश्मीर के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में टमाटर, बैंगन, मिर्च और भिंडी की रोपाई कर लें। वहीं जम्मू कश्मीर के मध्यवर्तीय क्षेत्र में साफ मौसम देखकर मक्का की बुवाई कर लें किसान। यहां के किसान धान के पौधों की रोपाई भी जारी रखें। घाटी समशीतोष्ण क्षेत्र में खरीफ चारा फसलों जैसे चारा मक्का, ज्वार और बाजरा की बुवाई भी जारी रखें। वहीं हिमाचल प्रदेश के किसान सब्जियों और फलों के बगीचों के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था करें। लताओं वाली सब्जियों जैसे शिमला मिर्च और टमाटर को मजबूती प्रदान करें। बेर, नाशपाती और गुठलीदार फलों के पके फलों की तुड़ाई कर लें। साथ ही भारी बारिश के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के लिए फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रखें। हिमाचल में धान की रोपाई स्थगित करें। हिमाचल प्रदेश के किसान पहले से बोई गई धान की नर्सरी और मक्के के खेत से फालतू पानी को बाहर निकाल लें। बात करें उत्तराखंड की तो यहाँ के किसान अरहर, मूंगफली और रागी के खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखें। साथ ही यहाँ के किसान मक्का और बाजरा के खेतों से बारिश के फालतू पानी को बाहर निकाल लें। उत्तराखंड में ही पहले से बोई गई धान की खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था रखें। यहाँ के किसान परिपक्व सब्जियों की तुड़ाई कर लें। साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। उत्तराखंड के किसान गन्ने की फसल की उचित देखभाल करें। गन्ने की फसल को तेज हवा से गिरने से बचाने के लिए पौधों को आपस में बांध दें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में हिमाचल प्रदेश में मानसून कहर बरपा रहा है। प्रदेश के 3 जिलों मंडी, कांगड़ा और सिरमौर में 6 और 7 जुलाई को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए लगातार श्रद्धालु भारी संख्या में जा रहे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में उत्सव का माहौल है। श्रद्धालु इस आस्था और परंपरा की यात्रा का हिस्सा बनकर खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई। इस दौरान भक्तों का उत्साह चरम पर था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आए पहले दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू आज तिब्बती आध्यात्मिक गुरु 14वें दलाई लामा के 90वें जन्मदिन के अवसर पर कांगड़ा में आयोजित समारोह में शामिल हुए। दलाई लामा का जन्मदिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 6 जुलाई को मनाया जाता है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।